लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़े कि नंबर सिस्टम क्या होता है या फिर उसका जैसे ट्री डायग्राम आया, एक नंबर से दूसरा नंबर कैसे निकला हुआ होता है, हर एक नंबर के बारे में डिटेल जानना। हालांकि उसके ट्री डायग्राम में और भी बहुत सारा नंबर होता है, जैसे फ्रैक्शन पढ़ना, फिर फ्रैक्शन का कितना टाइप होता है, मिक्स फ्रैक्शन पढ़ना, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर उसका भी फर्दर डिवीजन होता है। लेकिन क्योंकि वो सब ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हमारे छोटे स्टैंडर्ड छोटे क्लास में, जूनियर क्लासेस में, तो अभी हम लोग को उतने डिटेल में नहीं जानना है। जितना नंबर सिस्टम का इस चैप्टर के लिए जरूरत था वो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। फिर हम लोग उस पर बेस्ड इक्लिप्स डिवीजन लेमा पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखें कि कैसे हम लोग एक ही नंबर n को अलग अलग फॉर्म्स में लिखते हैं, एक ही नंबर को। जैसे अगर हमको n को ही लिखना है तो हम n को अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2q प्लस r के फॉर्म में लिखते हैं। ये जो q होता है दिस रिप्रेजेंट्स कोसेंट एंड दिस r रिप्रेजेंट्स रिमाइंडर, और n जिसको डिवाइड किया जा रहा है मतलब डिविडेंड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। याद रखना है कि जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा 0 से 2 के बीच में हो रहा होगा, जिससे डिवाइड होगा वो हमेशा यहाँ पे लिखाएगा, और 0 हर केस में फिक्स होगा चाहे किसी भी नंबर से डिवाइड कर दे। फिर नंबर सिस्टम में रियल नंबर, फिर यहाँ से 2 अलग अलग नंबर निकला, डेसिमल, फिर यहाँ पे इंटीजर, फिर इंटीजर को या तो इवन नंबर या तो ऑड नंबर बोल सकते हैं। अगर ऐसे डिफ्रेंशिएट नहीं करना है इसको तो फिर हम लोग दूसरे तरीका से कर सकते हैं। फिर डेसिमल नंबर को या तो टर्मिनेटिंग बोलने होंगे या तो नॉन टर्मिनेटिंग बोलने होंगे। अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो इसमें रिक्टिंग भी हो रहा होगा और नॉन रिक्टिंग भी हो रहा होगा, इसी को इरेशनल नंबर बोला जाता है। इरेशनल में पाई भी आता है, ई भी आता है, ऐसा बहुत सारा नंबर जिसका रूट नहीं हो सकता, रूट 2, रूट 3, ऐसे बहुत सारा नंबर हो सकता है। फिर जो इंटीजर का टाइप था इसमें भी हमको अलग अलग तरीका से पढ़ना था। एक तो पॉजिटिव इंटीजर, 0, निगेटिव इंटीजर, इस तरह से। फिर इस पॉजिटिव इंटीजर का अलग अलग पार्ट था। तो ये सारा डिटेल आप लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। n को कैसे हम लोग अलग अलग फॉर्म्स में लिखते हैं डिपेंड करता है कि हम n को कौन से नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। फिर उसके बाद जैसे हमारी एक्सरसाइज में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है रियल नंबर पे, उसमें जो प्रूफ वाला क्वेश्चन है, वो अलग अलग तरह का क्वेश्चन है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को बनाने का अपना एक अलग तरीका होता है। इसलिए कम से कम हर एक क्वेश्चन में, हर एक टाइप के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन एटलीस्ट हो जाना चाहिए कि जिससे कि पढ़ने वाले को आइडिया हो जाए। जैसे कि क्वेश्चन है नंबर 3 है ये, यूजिंग इक्लिप्स डिवीजन लेमा सो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज either in the form 9m या 9m plus 1 या मतलब यहाँ पे और लिखना है 9m plus 8। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी हमारे टेक्स्ट बुक में किसी भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन हो, हर एक क्वेश्चन का एक अपना टाइप होता है और हर एक क्वेश्चन को बनाने का अपना एक अलग तरीका होता है। जैसे इसके लास्ट क्लास में जो लास्ट का 2 क्वेश्चन हुआ था उसमें कुछ इस तरह का क्वेश्चन था कि nq माइनस n किसी और पॉजिटिव इंटीजर के लिए वो हमेशा 6 से डिवाइड हो रहा होगा या वो हमेशा 8 से डिवाइड हो रहा होगा। जब ऐसा क्वेश्चन है कि 8 से डिवाइड हो, 6 से डिवाइड हो, 5 से डिवाइड हो, तब क्वेश्चन आसान होता है, तब क्वेश्चन को बनाना बहुत आसान होता है। क्योंकि अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो हम 5 वाला फॉर्म लेना होंगे, 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है तो 2 और 4 वाला ले सकते हैं, 8 से डिवाइड हो रहा है तो हम पहले 4 को प्रीफर करेंगे, मोस्टली क्वेश्चन बन जाता है उस पर। अगर नहीं है तो फिर 8 का फॉर्म लेना होंगे। तो ये जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है इसमें हमको ये दिखाना है, सबसे पहले तो इस पर ध्यान देना है कि कोई भी पॉजिटिव यहाँ पे ऑड इवन नहीं कहा गया है, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बताया गया है। तो पॉजिटिव इंटीजर तो कल भी बताया गया था कि इंटीजर को हम लोग 3 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक निगेटिव इंटीजर जिसमें -1, -2, -3, -4 ऐसे घटते घटते नंबर जाएगा। फिर एक 0 भी होता है, फिर एक पॉजिटिव इंटीजर होता है जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बढ़ते बढ़ते जाता है। इसके बारे में पूरे डिटेल में कल बताया गया था। एक मिनट पूरे डिटेल में बताया गया था, याद आ रहा है हमको, पूरे डिटेल में बताया गया था। इधर वाला निगेटिव हुआ, इधर वाला पॉजिटिव हुआ, और सर बीच वाला तो 0 होता है। सर यहाँ पे आप कुछ बता रहे थे कि ये नंबर न्यूट्रल होता है, मतलब ना निगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। और इसके साथ साथ आप एक चीज और बोल रहे थे, इस टाइम पे बोले थे कि ये न्यूट्रल हमारे गाड़ी में भी होता है।
मतलब जब न्यूट्रल में गाड़ी होता है तो गाड़ी ना आगे बढ़ता है न पीछे जाता है। और इसके साथ साथ आप ये भी बोले थे कि जैसे जैसे गाड़ी का स्पीड बढ़ाना होता है हम गाड़ी के गियर को चेंज कर रहे होते हैं, मतलब उसके गियर को बढ़ा रहे होते हैं। और आप साथ साथ ये भी बोल दिए थे उस टाइम पे कि आप सब भी अपने गियर को टॉप गियर पे ले आइए ताकि आप लोग का स्पीड बढ़ जाए। सर सब कुछ आपका पढ़ाया हुआ हमको कल समझ में आ गया, लेकिन ये जो आप बात बोल रहे हैं गियर वाला, ये हमको ये बहुत परेशान कर दिया हमको। दिन भर रात भर हम सोचते रह गए, हमको तो नींद ही नहीं आया रात में। गियर होता है क्या, हमारे अंदर कहाँ गियर है? फिर हम बहुत डाउट में थे। फिर हम अपने अलमीरा में देखे, फिर टेबल पे देखे, फिर हर एक जगह बिछावन के नीचे देखे कहाँ है गियर। हम फिर सोच रहे थे कि हमको अपना गियर चेंज करना है, अपने गियर को टॉप स्पीड पे लाना है। कहीं हम सबसे पूछे घर में कहाँ गियर कहाँ होता है, कहाँ है कहाँ है, कोई किसी को समझ ही में नहीं आ रहा था। फिर सब बोलने लगे कौन बेवकूफ़ टीचर तुमको पढ़ा रहा था। सर आज आप बताइए सर, हमको तो सब समझ में आ रहा है, सब बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। ये गियर वाला क्या नाटक है आप समझाइए पहले। तो ऐसा बात है कि गियर आप लोगों को लास्ट में बताया जाएगा। आज क्लास के लास्ट में आप लोगों को गियर बहुत अच्छे से समझाया जाएगा ताकि सब कोई अपने गियर को टॉप पोजीशन पे ले आके पढ़ते समय, बाकी और जो काम करना उस टाइम पे आपको जैसे जो करना है करिए, लेकिन पढ़ते टाइम पे यू नीड टू हैव योर गियर ऑन द टॉप पोजीशन सो दैट यू कैन स्टडी वेरी वेल। तो उसको क्लास के लास्ट में आपको बताया जाएगा कि व्हाट इज गियर। तो अभी इस पे ध्यान देना है खाली। तो यहाँ पे हम लोग ये पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर का बात कर रहे हैं, जीरो का बात कर रहे हैं। तो जैसे ही पॉजिटिव इंटीजर का बात हो रहा है तो हम यहाँ ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, लेट n बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा दिमाग में आ रहा होगा कि सर जैसे ही पॉजिटिव इंटीजर लिखे हैं इसका मतलब n के नाम पे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नंबर बढ़ रहा होगा। तो ये चीज प्रूव करते समय मन ही मन सोचना है, क्योंकि इसी सोच के साथ क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे किसी को नहीं समझ में आता है। जब तक आप ये नंबर्स मन में नहीं सोचिएगा तब तक ये समझ ही में नहीं आता कि क्वेश्चन क्या है। तो हमको ऐसे भी प्रूफ करना है n के फॉर्म्स में, जैसे बुक में किया हो रहता है। और फिर लास्ट में दिखा रहे होंगे कि हाँ अगर ये सारा नंबर इसमें रखा जाए, क्यूब किया जाए, तो वो कैसे इन फॉर्म्स को होल्ड कर सकता है, इसको भी दिखा रहे होंगे। अच्छा अब हमको पता है कि n या तो 2q + r के फॉर्म में हो या 3q + r के फॉर्म में हो। तो वो जो n है, मतलब जो पॉजिटिव इंटीजर है, अगर उसका हम क्यूब करते हैं, तो अगर किसी भी नंबर का क्यूब करना है, अगर वो 2 के फॉर्म में है तो क्यूब उसका कभी भी 9 का मल्टीपल नहीं हो सकता है। इसका मतलब अगर हम 3 का क्यूब करें, ऐसे सोचना पड़ेगा क्वेश्चन में कि अगर 9 का मल्टीपल दिखाना है तो हमको 3 का क्यूब करना होगा, क्योंकि 3 का क्यूब 27 मिला होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, अगर n कोई पॉजिटिव इंटीजर है इम्प्लाइज n विल बी इन द फॉर्म ऑफ 3q + r। इस तरह से होगा। अच्छा वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3 हो जाएगा। इस तरह से हमको समझना है। ये लास्ट क्लास में बताया हुआ था कि ये इसका मतलब होता है कि r 0 से बड़ा और 3 से छोटा होगा, लेकिन 0 के बराबर हो सकता है। इट मीन्स दैट r मे बी 0, नॉट मे बी 0, r मस्ट बी 0, इट मस्ट बी 1 और इट मस्ट बी 2। मतलब या तो 0 या तो 1 या तो 2, तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। इफ r इक्वल्स टू में 0, ये पहला केस नंबर फर्स्ट। अगर हम r का वैल्यू 0 लेते हैं उस टाइम पे n का वैल्यू कितना हो जाएगा? उस टाइम पे n का आंसर हो जाएगा 3q और प्लस में 0, और 3q + 0 का मतलब 3q होता है। लेकिन हमको n को इस फॉर्म में नहीं दिखाना है, इस तीनों फॉर्म में। हमको n के क्यूब को, इस क्यूब को इस तीनों में से किसी एक फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पे, ईदर ऑफ द फॉर्म। ईदर का मतलब या तो इस फॉर्म में, या तो इस फॉर्म में, या तो इस फॉर्म में, तीनों में से किसी एक फॉर्म में होना होगा। इसका मतलब देयरफॉर n का क्यूब करने का मतलब है, यहाँ जो 3 क्यूब है इसका अगर हम क्यूब कर दें तो 3 का क्यूब तो 27 हो रहा होगा, और इस क्यूब का होल क्यूब मतलब क्यूब का क्यूब हो जाएगा। अब अगर यहाँ से हम 9 को साइड में कर दें तो 9 27 में से अगर 9 को साइड कर दें तो बच गया 3, और 3 टाइम्स ऑफ क्यूब का होल क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब इस 9 को तो साइड में ही रखेंगे और इसकी जगह पे हम m लिख सकते हैं। m का ये मतलब हुआ, जैसे इसको ऐसे समझना है, क्यूब का मतलब होता है, इस क्यूब का मतलब होता है कोसेंट। तो किसी भी नंबर में जब हम दूसरे नंबर का डिवाइड कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे रिमाइंडर यहाँ पे बना रहा है, जो भी कोसेंट है, जो भी रिमाइंडर है, तो हमेशा एक नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल कोई हो सकता है, ये होल नंबर हो सकता है, और ये हमेशा नेचुरल नंबर होगा। तो अब ऐसे सोचिए, नेचुरल नंबर का क्यूब हमेशा नेचुरल नंबर, और उस नेचुरल नंबर में अगर किसी
3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो जो पूरा आंसर मिल रहा होगा वो भी एक नेचुरल नंबर हो रहा होगा। और नेचुरल नंबर को हम इंटीजर भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है ये अपने आप में एक इंटीजर है, मतलब इसका जो भी आंसर आ रहा होगा वो एक इंटीजर होगा। तो हम मान लेते हैं कि ये जो पूरा इंटीजर है वो अपने आप में m है, और यहाँ पे लिख देना वेयर m इक्वल्स टू 3q का होल क्यूब। इसका मतलब हम इस फॉर्म को जब रिमाइंडर जीरो था मतलब n का वैल्यू 3q था, और इसके क्यूब को हम 9m के फॉर्म में दिखा दें। केस नंबर 2 हम ऐसे ले सकते हैं, इफ r इक्वल्स टू में 1, इसका मतलब n इक्वल्स टू हो जाएगा 3q प्लस में 1, r की जगह 1 आ जाएगा। इसका मतलब जब n का क्यूब हो रहा होगा, मतलब इस नंबर का क्यूब कर रहे होंगे, तो 3q प्लस 1 का क्यूब करना है। अब इसके लिए सबको फॉर्मूला आना चाहिए, और आप 10th में है तो 9th क्लास पर ही के 10th में गए हैं, तो आपको a प्लस बी का क्यूब का होल क्यूब का फॉर्मूला आता ही होगा। इसका फॉर्मूला हम लोग ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, a क्यूब मतलब 27 क्यू का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी मतलब 3 इंटू इसका स्क्वायर मतलब 9q का होल स्क्वायर और इंटू में b, और फिर होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a का मतलब 3q और b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और लास्ट में b का होल क्यूब मतलब 1 का होल क्यूब। इसका मतलब इसको अगर हम लोग ओवरऑल अगर सॉर्ट आउट करें तो 27 का होल क्यूब 27q का होल क्यूब प्लस में 9 टाइम्स ऑफ 3 मतलब 27q का स्क्वायर और 3 3 जा 9 q और लास्ट में लिखाना होगा 1। अच्छा, हम एक चीज यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं कि इस तीनों नंबर्स में से 9 कॉमन है मेरे पास, हालांकि q भी कॉमन है, लेकिन हमको तो सिर्फ 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के फॉर्म में दिखाना है। तो अगर हम 9 कॉमन ले लें तो यहाँ पे बच रहा होगा 3q का होल क्यूब, यहाँ पे 3q का स्क्वायर और प्लस में q और प्लस में 1, ये भी इंटीजर, मतलब इस पूरे को हमें मान सकते हैं और m प्लस में 1 हो जाएगा। और यहाँ साइड में लिखना पड़ेगा वेयर m इक्वल्स टू में 3q का होल क्यूब प्लस में 3q स्क्वायर प्लस में q, इस तरह से इसको दिखा सकते हैं। और लास्ट में जो केस 3 बनना होगा उसमें अगर r का वैल्यू 2 हो जाए, इसका मतलब n का वैल्यू अगर r की जगह पे 2 पुट कर देते हैं, n का आंसर हो रहा होगा 3q प्लस 2। और जब n का होल क्यूब करना है, क्योंकि हमको नंबर को उस फॉर्म में नहीं दिखाना है, नंबर के क्यूब को दिखाना है, तो जब इसका क्यूब कर रहे होंगे तो 3q प्लस 2 का जब होल क्यूब करेंगे तो फिर से हमको क्यूब करना है, a क्यूब मतलब 27 क्यू का होल क्यूब, फिर 3a स्क्वायर b मतलब 3 इंटू में a स्क्वायर मतलब 9q स्क्वायर और b प्लस 3 इंटू में a। जो ढक्कन लोग हैं उनको तो फॉर्मूला ही याद नहीं होगा, वो तो हमको पता ही है, और 2 का होल क्यूब 8 हो जाएगा, उनको तो समझ ही में नहीं आ रहा होगा, तो वो वीडियो को बंद करके भोजपुरी गाना सुन सकते हैं। 9 2 या 18 3 जा 54, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो उसको सुधार लीजिएगा। 4 3 या 12 3 या 36 क्यूब एंड प्लस में 8 हो रहा है यहाँ पे। तो हमको ये दिख रहा है कि इस तीनों नंबर्स में से अगर हम 9 कॉमन ले लें, यहाँ पे 3q का होल क्यूब और यहाँ पे 6q का होल स्क्वायर प्लस में 4q प्लस में कितना हो जाएगा 8। उसी तरह से फिर ये पूरा का पूरा इंटीजर हो गया, मतलब 9 टाइम्स ऑफ m प्लस में 8 वेयर m इक्वल्स टू ये लिख देना है। अब ये तो एक तरीका होगा जैसे बुक में हमको प्रूफ करना है, जिसको समझना है ऐसे है कि हम n का कौन सा फॉर्म लिए, तो 3q प्लस r का फॉर्म लिए। देखिए एक क्वेश्चन में जितना टाइम लग जाए, क्योंकि हर एक चीज का एक रीजन होता है, हर एक क्वेश्चन के पीछे लॉजिक होता है। एक तो तरीका होता है कि हाँ कोई बता दे कि ऐसे बुक में प्रूफ किया हुआ है, ये हो तो ऐसे करना है, वो भी एक तरीका है पढ़ने का, जिसको जैसे मन है पढ़ सकता है। और एक तरीका होता है कि हर एक चीज का डिटेल जाना, कि अगर हम n को 3q प्लस r के फॉर्म में ले रहे हैं तो नंबर क्या क्या हो सकता है। रिमाइंडर 0, सब समझिएगा इसको बहुत अच्छे से। हम किसी नंबर में अगर 3 का डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, किसी नंबर में 3 का डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। उसी 3 सिचुएशन को यहाँ पे लेके क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। तो रिमाइंडर 0 कैसे होगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल अपने मन से, एक नंबर मान लेते हैं 15, जिसमें 3 का डिवाइड किए तो रिमाइंडर हुआ 0। अब इससे एक आगे 15 से एक आगे, इसके लिए रिमाइंडर होगा 1, 3 से डिवाइड होगा तो अगला हो जाएगा 17। या इससे भी एक छोटा सा एग्जाम्पल 5, क्योंकि क्यूब करना फिर बहुत लोग के लिए टफ हो जाएगा, 5 फिर 6 फिर 7, या 5 से भी अच्छा है 4 ले लीजिए, या स्टार्ट करते हैं 3 से ही, 3 फिर 4 फिर 5।
इसमें 3 का डिवाइड होगा तो 0 रिमाइंडर, इसमें 3 का डिवाइड होगा तो 1 रिमाइंडर, इसमें 3 का डिवाइड होगा तो 2 रिमाइंडर। अब इसका क्यूब करना है, क्योंकि ये इस पे सेट हो रहा है, ये इस पे सेट हो रहा है और ये नंबर इस वाले फॉर्मेट पे सेट हो रहा है। 3 का डिवाइड करें नंबर में कुछ क्वोशिएंट होगा, रिमाइंडर 2 होगा। इसका क्यूब करें तो 27, इसका क्यूब करें तो 64, इसका क्यूब करें तो 125 होगा। इसका मतलब अगर कोई 3 का मल्टीपल है नंबर, 3 का मल्टीपल है, उसका क्यूब करने पे जो नंबर आएगा उसको हम 9 इंटू में समथिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, 9 इंटू 3 के फॉर्म में। अगर कोई नंबर 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा है, अगर कोई नंबर 3 के मल्टीपल से 1 ज्यादा है तो हमेशा 9q प्लस 1 के फॉर्म में होगा। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 9 टाइम्स ऑफ 7, 9 7 जा 63 और प्लस में 1, मतलब ये 9m प्लस 1 के फॉर्म में हो गया। और उसी तरह से कोई नंबर अगर 3 से डिवाइड होता है, ये आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, वो 15 16 17 को भी दिखा सकते हैं, वो 24 25 26 को भी दिखा सकते हैं, किसी भी 3 नंबर को, लेकिन तीनों नंबर लगातार होना चाहिए। अगर 125 लेते हैं तो अगर यहाँ पे इसमें अगर 9 का डिवाइड करते हैं तो अगर 125 में अगर 9 का डिवाइड करेंगे, एक बार में भाग लग रहा होगा और 9 से 3 रिमाइंडर बच रहा होगा और यहाँ से फिर 5 आएगा, तो फिर ये 3 बार में डिवाइड होगा, 27 बचेगा और यहाँ पे आ जाएगा। मतलब इस नंबर को हम लिख सकते हैं 9 टाइम्स ऑफ 13 और प्लस में कितना 8, तो ये 9m प्लस 8 का फॉर्म हो गया, ये 9m प्लस 1 का फॉर्म हो गया और ये पूरा का पूरा 9m का फॉर्म हो गया। तो इस तरीका से समझना है कि हम 3 4 5 लें, 6 7 8 लें, 9 10 11 लें, 12 13 14 लें, ऐसे बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट तक चले जाएं। तो हर एक नंबर का क्यूब, किसी भी नंबर का क्यूब कर दें, वो या तो इस फॉर्म में होगा, या तो इस फॉर्म में होगा, या तो इस फॉर्म में होगा। इस चीज का उनको लगता है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा सबको। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिमाइंड करिए। बहुत ज़्यादा हो सकता है बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा एकदम क्लिक कर लोगे, अभी बहुत परेशान कर रहा है, हमको समझ ही में नहीं आ रहा है, तो बहुत लोग स्किप भी कर सकते हैं। और जो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए हो, वो वीडियो पॉज करके कोई एक अच्छा सा भोजपुरी गाना भी सुन सकते हैं, उससे भी आपका एंजॉय हो जाएगा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। एक्स एंड वाई आर odd number, then x square plus y square is even but not divisible by 4। अच्छा, जैसे इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मतलब इसीलिए स्टार्टिंग में हम ये बताते हैं कि ये चैप्टर में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो हमारे कंपटीशन के लिए थोड़ा सा भी 1% इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम हमेशा प्रूफ ही करना है। √5 को इरेशनल प्रूफ करना, या √2 + √3 को इरेशनल प्रूफ करना, या 1/√2 को इरेशनल प्रूफ करना, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। लेकिन इसमें जो टर्म्स यूज होता है उसका हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, चाहे इसमें जो नंबर सिस्टम पढ़ाया जाता है उस पर इतना माइनर कंसेप्ट को पकड़ के क्वेश्चन बनाया जाता है कि वो कंपटीशन के समय जब आप बैठिएगा तो एकदम दंग रह जाएगी कि इतना छोटा पॉइंट से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। वो क्वेश्चन भी हम लास्ट में करवा रहे होंगे, कम से कम 10 क्वेश्चन जरूर जो लास्ट का 3-4 साल में जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है बेस्ड अपॉन नंबर सिस्टम, उस क्वेश्चन को भी करवा रहे होंगे। तो वो हम क्यों बता देते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x और y दोनों ही एक ऑड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमको पता है कि जब भी 2n का फॉर्म होगा ये हमेशा एक इवन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और जब भी 2n - 1 हो या 2n + 1 हो ये हमेशा ऑड नंबर के फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। ये एक ऐसा ऑड नंबर है जो 1 से स्टार्ट होता है, ये एक ऐसा ऑड नंबर है जो 3 से स्टार्ट होता है। डिपेंड करता है कि हम n की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं। अगर हम n की जगह पे एक नेचुरल नंबर पुट कर रहे हैं तो ये 1 से स्टार्ट होगा, और यहाँ भी नेचुरल नंबर पुट कर रहे हैं तो 3 से स्टार्ट होगा। होल नंबर पुट करेंगे तो ये -1 से स्टार्ट होगा, ये 1 से स्टार्ट होगा। मतलब इन शॉर्ट यही समझना है कि ये इवन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये ऑड को, ये ऑड को। लेकिन क्वेश्चन बनाते समय मैक्सिमम टाइम पे हमको इस ऑड में इसका यूज करना है, इवन के लिए इसका यूज करना है। उससे स्टार्ट कैसे करना है कि x एंड y आर एनी 2 ऑड नंबर्स। हम यहाँ पे मान लेते हैं x = में अगर ऑड नंबर है तो ये 2m + 1 का फॉर्म होगा। m की जगह पे आप a b c जो मन है वो सब कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट लिख सकते हैं। अच्छा, एंड क्योंकि y एक दूसरा ऑड नंबर होगा और यहाँ पे m की जगह पे हमको n लिखना पड़ेगा, या n की जगह पे p लिख दे, जो भी लिखना आप लिख सकते हैं। सोचिए ऐसे ही, क्योंकि अगर हम m की जगह पे अगर यहाँ भी m लिख रहे होते हैं और जब m के नाम पे 1 आ रहा होता
तो 1 पुट करते हैं 3 हो जाता, ये भी 3 हो जाता। इसलिए हमको दोनों जगह m नहीं रख के यहाँ पे n रखना है, क्योंकि दोनों अलग अलग ऑड नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए यहाँ पे 2m+1, यहाँ पे 2n+n लिखा है। अब दिखाना क्या है कि हमको x का स्क्वायर करना है और उसमें ऐड करना है y के स्क्वायर को, और दोनों का ही सम इवन दिखाना है। इवन मतलब जो 2 से कट रहा होता है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को जब भी आप फर्स्ट टाइम बनाएं, चाहे किसी भी चैप्टर का हो, जो स्टार्टिंग क्वेश्चन होता है या किसी भी टॉपिक का जो पहला क्वेश्चन होता है उसको हमेशा डिटेल में लिखना है और बाकी सारे क्वेश्चन को शॉर्ट में बनाना है। क्योंकि एज ए 10th क्लास स्टूडेंट आपको इतना दिमाग होगा कि अगर ये क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं तो बाकी क्वेश्चन में आप अपने से कुछ भी बना के लिख सकते हैं वहाँ पे। लेकिन एग्जाम के टाइम में या आपके स्कूल में फेयर करवाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो वहाँ पे आपको एकदम सजा के लिखना है, पूरा राइटिंग बैठा के लिखना है ना। अगर आपके घर में फूल का पेड़ है तो वहाँ पे फूल भी सजा देना है साइड में, है ना। फिर गुलदस्ता भी रख देना है और फिर जाके टीचर के सामने रखेंगे, लीजिए सर चेक करिए, बहुत बड़ा काम करके आए हैं, और फिर आपको वहाँ से नंबर मिलेगा। तो अभी यहाँ पे हम बता रहे थे कि जैसे नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको कहा क्या गया है कि x का भी स्क्वायर करना है, साथ साथ y का भी स्क्वायर करना है। इसका मतलब हमको पहले 2m+1 का स्क्वायर करना है और इसमें ऐड कर देना है 2n+1 का स्क्वायर। इतना डिटेल में हम नहीं बता रहे होंगे कि a+b का स्क्वायर क्या होता है। हम a+b का स्क्वायर करना है तो पहले इसका स्क्वायर 4n², फिर इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो यहाँ से 4n² मिल रहा होगा, फिर इसका 1, फिर इसका 1, इसको लास्ट में यहाँ पे 2 लिख रहा होगा। 1 और 1 मिलकर 2 हो गया, और जो 2ab वाला टर्म होगा उससे यहाँ से 4m मिलेगा और यहाँ से 4n मिल रहा होगा। अगर किसी को एज ए 10th क्लास स्टूडेंट अगर आपको a+b का स्क्वायर या क्यूब ये सब नहीं आता है तो ये बहुत गंदा बात है, आपको सीखना चाहिए, जल्दी से जल्दी सीख लेना चाहिए, नहीं तो पूरा चैप्टर में दिक्कत होगा आपको, हर एक आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में सब जगह दिक्कत होगा। अच्छा, हमको तो दिखाना है कि जो नंबर है ये तो 4 से डिवाइड हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे m और n क्या होता है, हियर ये लिख लेना है, हियर m and n आर एनी इंटीजर, ये कोई भी एक इंटीजर हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो ऐसे सोचिए कि अगर इस चारों में से अगर हम 4 कॉमन ले लें तो ये बन रहा होगा m² प्लस n² प्लस m प्लस n। m और n दोनों अपने आप में इंटीजर। इंटीजर क्यों है? क्योंकि जब तक ये इंटीजर नहीं होगा ये ऑड बन ही नहीं सकता है। अगर इसको हम कोई फ्रैक्शन बना दें, जैसे 2m+1 फ्रैक्शन जैसे 1/2 बना दें, अगर यहाँ पे 1/2 रख दे 2 से 2 कट जाएगा, 1 बाद में, और 1+1 2 हो रहा होगा, तब तो ये इवन हो जाएगा। मतलब हर एक फ्रैक्शन के लिए ये ट्रू नहीं हो रहा होगा, लेकिन हर एक इंटीजर वैल्यू के लिए या नेचुरल नंबर के लिए या होल नंबर के लिए ये हमेशा ट्रू हो रहा होगा, हमेशा एक ऑड को ही रिप्रेजेंट कर जाएगा। ये n के किसी भी इंटीजर वैल्यू के लिए चाहे आप जो मन है जो मर दिया वो रख लीजिए, यहाँ पे वो हमेशा एक ऑड को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसका मतलब ये भी इंटीजर तो इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर, कोई भी इंटीजर का स्क्वायर इंटीजर, इंटीजर सब इंटीजर हो गया, और प्लस साइड में 2 लिखा होगा। इसका मतलब इस पूरे को, क्योंकि ये सब एक नया इंटीजर बना रहा होगा, इसको हम p मान सकते हैं, और प्लस में कितना लिखा होगा तो यहाँ लिख देना वेयर p इक्वल्स टू में m² प्लस n² प्लस m प्लस ऐसे लिख देना। अब हमको दिखाना क्या है कि जो इस दोनों नंबर का स्क्वायर हुआ वो अपने आप में एक इवन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप ऐसे समझिएगा कि जैसे आपसे ये पूछा जाए कि 4 × 3 + 2 क्या ये 2 से पूरा कटेगा? तो एक बच्चा क्या करेगा कि नीचे 2 लगाएगा। अब वो सोचेगा कि ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है, मतलब 4 × 3 के नीचे भी 2 लिखेगा और प्लस 2 के नीचे भी 2 लिख रहा होगा। तो ये 2 से तो 2 बार में कट जाएगा, मतलब 6 हो जाएगा, और ये 2 से भी 2 बार एक बार में कट जाएगा, मतलब आंसर 7 हो रहा होगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये पूरा नंबर 2 से पूरा कट रहा है। तो ये तो 6 क्लास के बच्चे को समझाने में तरीका होगा। एज ए 10th क्लास स्टूडेंट आपको समझना है कि 2 का डिवाइड इसमें लगेगा तो पूरा कट जाएगा, इसमें भी लगेगा तो पूरा कट जाएगा। तो हम बोलेंगे हाँ ये ऊपर वाला नंबर मतलब जो न्यूमरेटर है 2 से कम्प्लीटली डिविजन है। लेकिन अगर पूछा जाए कि क्या ये 4 से कटेगा, तो हम ये सोच रहे होंगे कि 4 से इसमें डिवाइड करें तब तो ये पूरा कट जाएगा, मतलब इसके केस में 3 रिमाइंडर 3% बचेगा, लेकिन 2 में 4 का पूरा डिवाइड नहीं होना होगा। तो ये चीज सबको समझ में आ रहा होगा। ये तो एज ए नंबर के फॉर्म में यहाँ पे दिखा रहा है, तो हमको ये समझ में आ रहा है कि ये 4 × p है, प्लस में 2 लिखा हुआ है, ये तो 2 से पूरा कटेगा। तो हमको बस एक बार के लिए यहाँ पे 2 कॉमन लेके दिखा देना, 2p + 2, 2p + 1। अगर 2 कॉमन लेते हैं तो 2p + 1 आएगा। अब यहाँ पे बस एक स्टेटमेंट लिख देना है इसके नीचे,
क्लियरली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब ये इज इवन नंबर बट when divided by 4 leaves remainder 2। जब इस नंबर, ये तो इवन नंबर को रिप्रेजेंट कर ही रहा है, लेकिन अगर इसमें 4 का डिवाइड कर दिया जाए तो ये पूरा कटेगा, लेकिन रिमाइंडर कितना हो जाएगा 2। बस इस तरह से क्वेश्चन को बनाना है। तो और आगे की क्लास में और क्वेश्चन करवा रहे होंगे, आपको एक एक क्वेश्चन करवा दिया जाएगा। जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे होंगे उसको पूरा कंप्लीट कराएंगे, छोड़ेंगे, बीच में नहीं छोड़ा जाएगा। और इसका तो अभी 4 ही क्वेश्चन हुआ है, अगले क्लास में कोशिश करेंगे कि और 3-4 क्वेश्चन हो जाए। बस आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाते रहिए, जो भी टेक्स्ट बुक है आपके पास